जो फोर्सेस थे इनका नाम होता था सेकेंडरी बॉन्ड। क्लियर? तो इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था? तो हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट ए डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। क्या डायपोल डायपोल इंटरैक्शन? तो मान लो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF मॉलिक्यूल है, और अगला भी HF मॉलिक्यूल है, तो आप क्या बोलोगे सर? तो आप ये कहेंगे कि सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्टेड होगा। किधर शिफ्टेड होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का फ्लोरीन वाला पार्ट ये एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहां, और यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। हालांकि कंप्लीटली नहीं मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस चार्ज डेवलप हुआ। ओके, सेम सिचुएशन इज हियर आल्सो। यहां भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अब जरा इसको ठीक से देखो तो आपने ऐसी चीज फिजिक्स में पढ़ी होगी क्या, कि जब भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल का असेंबल हो तो उस असेंबल को नाम देते थे हम लोग डायपोल। क्या नाम देते? डायपोल। तो क्या HF अपने आप में एक डायपोल नहीं है? तो बोलेंगे यस सर इट इज अ डायपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन फैक्ट डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। तो एक डायपोल ये, दूसरा डायपोल ये है। इस डायपोल का नेगेटिव टर्मिनल इस डायपोल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इंटरैक्ट करेगा, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम लोगों ने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? इसे नाम दिया क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सोर्स कौन है? तो बोलेंगे ऑक्सीजन है। और कौन है? तो हाइड्रोजन है। और अल्कोहल में? तो अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप का कोई रोल नहीं है किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां पे इस हाइड्रोजन का तो है। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहां। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बोला था दो टाइप का। एक बोला था इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा बोला था इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर? इंट्रामॉलिक्यूलर कब? जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल अलग अलग स्पेस हो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे याद हो आपको तो हमने ओ नाइट्रोफिनोल का एग्जांपल लिया था। यह है आपका ओ नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे? इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या यहां इंट्रामॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी है? नहीं, यहां क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। अब आराम से, यहीं पे बात है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इसका मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा हुआ है। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा तो क्या दूसरा मॉलिक्यूल भागना चाहेगा? नहीं, है ना? तो यहां क्या बात कर रहे हैं? जितना मजबूती से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ेंगे उसके बाहर जाने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। तो अल्कोहल में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में पकड़ के रखने की सलाहियत कम है बेटा। तो अगर आपस में जोड़ कम है, आपस में पकड़ कम है, तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स वापस जाना आसानी से चाहेंगे, आसानी से उसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा मजबूती से दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स का बाहर जाना उतना आसान नहीं है जितना अल्कोहल का। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ कि सर किसी मॉलिक्यूल का, किसी लिक्विड पार्टिकल के मॉलिक्यूल का वेपर स्टेट में जाने के लिए क्या चीज देखना? तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, दो पार्टिकल्स के बीच में जोड़ कम हो, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो। क्लियर? क्लियर? अब यही जो पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जा रहा है, इस नेचर को नाम देते हैं वोलेटिलिटी। क्या नाम देते हैं? वोलेटिलिटी, वोलेटाइल नेचर। एक और स्पेशल टर्म आता है, इसको बोलते हैं फ्यूगैसिटी। क्या बोलते हैं? फ्यूगैसिटी,
है ना। इसी को एक और नाम देते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? केमिकल पोटेंशियल। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे कि अगर जिस पार्टिकल्स में, जिस मटेरियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसका वोलेटाइल नेचर कम होगा। मींस volatile nature is inversely proportional to intermolecular force of attraction. And what is intermolecular force of attraction? That is secondary type of bonding. And what are secondary type of bonding? Those are hydrogen bonding, है ना, those are London forces, those are dipole interaction, dipole induced dipole. क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम कंक्लूजन अगर निकालें इतने डिस्कशन का, तो कंक्लूजन के लिए एक बात याद रखना जरूरी है कि सर volatile nature will be inversely proportional to intermolecular force of attraction. और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा वोलेटाइल नेचर उतना कम होगा. पानी में, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो वोलेटाइल कम है. अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, इसलिए उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है. यहीं पे ईथर की बात कर दो तो ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में से कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है. तब क्या बोलेंगे? इनफैक्ट ईथर में, प्योर ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं. और अगर है ही नहीं, इसीलिए ईथर लिक्विड स्टेट में पाया भी नहीं जाता, गैसियस स्टेट में पाया जाता है. मतलब ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल एंड कंसिक्यूटिवली अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर. तो आई होप कि आपका इतना डिस्कशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि क्या मतलब है वेपर प्रेशर का. अभी मैं वेपर प्रेशर पे आया नहीं. क्या मतलब है वोलेटाइल नेचर का, क्या मतलब है मॉलिक्यूल के बाहर जाने का. पहले इतनी बात समझ में आई कि मॉलिक्यूल बाहर जाता ही क्यों है, या कोई मॉलिक्यूल बाहर जाना कम चाहेगा, किसी का वोलेटाइल नेचर ज्यादा क्यों है, किसी का वोलेटाइल नेचर कम क्यों है. इतनी बात समझ में आई मॉलिक्यूलर लेवल पे. क्लियर? अब मैंने बोला कि आपने कहा कि एक मटेरियल है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दूसरा मटेरियल है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. ठीक, तो मैंने तीनों एग्जांपल लिया भी आपके सामने. फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास ईथर ROR, दूसरा हमारे पास अल्कोहल ROH, और तीसरा हमारे पास वाटर HOH. ठीक है. तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां मैक्सिमम? यहां. तो इसका वोलेटाइल नेचर क्या बोलेंगे? मिनिमम. यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो इसका वोलेटाइल नेचर मैक्सिमम. क्लियर? अब अगर मैंने बोला बेटा कि वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या? एक फेज में से दूसरे फेज में ट्रांसफर होना, एक फेज में से दूसरे फेज में ट्रांसफर होना. तो अगर मैंने बोला कि ये लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है, तीनों मटेरियल का ब्लैक कलर से मैंने दिखाया, और मैं कह रहा हूं रेड कलर से आप वेपर फेज में दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं. कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है ना. तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? ओके. इसका मतलब इसका वोलेटाइल नेचर मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम होने का मतलब क्या? इसका पार्टिकल्स बाहर जाना ज्यादा चाहेंगे, और अगर ज्यादा जाना चाहेंगे तो वेपर स्टेट में इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम टेम्परेचर, याद रखिएगा सेम टेम्परेचर. अगर इसका टेम्परेचर T है, इसका भी T है, इसका भी T है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए. एक मिनट, ये भी है क्या लिमिट? ये भी है लिमिट. लिमिट क्या? लिमिट नहीं है, पहले जो पढ़े थे. मैं अभी रुकिए, मैं कंप्लीट कर दूं. एक मिनट. हाँ जी सर. तो क्या बोला यार?
कि यहां पे टेम्परेचर तीनों का क्या है, फिक्स, सेम टेम्परेचर। ओके, तो अब यहां क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, पुअर। और अगर पुअर है बेटा तो इसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा, मैक्सिमम। इसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा, मैक्सिमम। वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या हुआ, वेपर स्टेट में जाने की सलाहियत किसकी, पार्टिकल्स की, ठीक है साहब। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर स्टेट में क्या होंगे, सबसे ज्यादा। ओके, इसके पार्टिकल क्या होंगे, वाटर के पार्टिकल्स वेपर स्टेट में क्या होंगे, सबसे कम। क्यों सबसे कम, बिकॉज इसका वोलेटाइल नेचर सबसे कम है। क्यों सबसे कम है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर अंदर से अगर वहां पे वोलेटाइल नेचर कम है तो इसका मतलब इसके वेपर स्टेट में पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। व्हाट अबाउट अल्कोहल, तो अल्कोहल हमने इंटरमीडिएट लिया है, किसके बीच में, ईथर और वाटर दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करेगा कौन, अल्कोहल। तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल के सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर स्टेट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लियर, और वाटर सैंपल, ठीक, एंड लेस देन इन कंपैरिजन टू ईथर। ईथर से कम होगा, वाटर से ज्यादा होगा, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही, ओके। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा वेपर स्टेट में आएगा, तो अब अगर मैंने यहां से ट्यूब कनेक्ट कर दिया मरकरी वाला, यहां भी कनेक्ट कर दिया, यहां भी कनेक्ट कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तीनों में कनेक्ट कर दिया, तीनों में मैनोमीटर लगा दिया, तो मरकरी के लेयर पे तो तीनों सैंपल ऊपर से प्रेशर लगाएगा, सबसे ज्यादा कौन लगाएगा, तो जिसके पास प्रेशर लगाने वाले पार्टिकल्स ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, ईथर के पास। इसका मतलब ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, ये इससे कम करेगा, और ये सबसे कम करेगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा, ईथर में, और वेपर प्रेशर मिनिमम कहां होगा, पानी में। तो क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर वाटर का क्या हुआ, कम हुआ, और ईथर का क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ। क्यों, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां सबसे ज्यादा था इन तीनों सैंपल में, तो वेपर प्रेशर कम हुआ, क्लियर है। तो यहां से एक बात क्या समझ में आई कि सर वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ लिक्विड। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स टेम्परेचर पे भी अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग है तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, तो मॉलिक्यूल्स के बाहर जाने की सलाहियत अलग अलग है, और मॉलिक्यूल्स के बाहर जाने की सलाहियत अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है उनका वोलेटाइल नेचर अलग अलग है। और अगर वोलेटाइल नेचर अलग अलग है बेटा, तो फिर वेपर प्रेशर का डिफरेंट होना लाजिम है। पानी पिला दो, क्लियर, इज इट क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर, कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। तो क्या डिपेंड कर रहा है नेचर पे, तो हम क्या बोलेंगे, हम देख लेंगे उस मॉलिक्यूल के सैंपल में कि क्या उसका फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूला से ये पता लगा देंगे उसमें कितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना कम वेपर प्रेशर, उतना कम वेपर प्रेशर, क्लियर। अब वेपर प्रेशर को ही आप वोलेटाइल नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या बोला आपने, इन सब में सबसे ज्यादा वोलेटाइल नेचर किसका है, इसका वोलेटाइल नेचर। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। समझ में आ रही बात, क्लियर, इतना क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, क्लियर। चलिए, तो इतना डिस्कशन हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर के बारे में बिल्कुल बेसिक सा आपके सामने में डिस्कशन रखा है। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, फिर मैं शुरू करता हूं। चलिए, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि किसी भी लिक्विड का नेचर है किसमें कन्वर्ट होने का, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने का, है ना। तो इस प्रोसेस को नाम दिया हम लोगों ने इवेपोरेशन, है ना। और ये जो नेचर है उस लिक्विड का, इसे हम लोगों ने बोला वोलेटाइल नेचर, किसका,
उस लिक्विड का। तो इसे ही हम लोग वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू volatility of that liquid, means it is directly proportional to volatility बोलो या volatile nature बोलो। so volatility का मतलब क्या? it is directly proportional to nature of that liquid to get converted into vapor state, or you can call it fugacity, or you can also call it chemical potential, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। हालांकि ये आपके स्टैंडर्ड की चीज नहीं है केमिकल पोटेंशियल, 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते हम लोग, बीएससी में पढ़ते हैं नो डाउट केमिकल पोटेंशियल, है ना। खैर मैं 2 मिनट का इसका हिंट दे ही देता हूं आपको। क्या बोल रहे हैं, आता हूं मैं इस पे। तो मैंने बोला वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा? वोलेटाइल नेचर पे। जितना ज्यादा वोलेटाइल नेचर होगा लिक्विड का, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा किसका? उस लिक्विड का। जितना कम वोलेटाइल नेचर होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। क्लियर? ठीक। इस वोलेटाइल नेचर को ही क्या नाम दिया हमने? फ्यूगैसिटी। गैसी को नाम क्या दिया हमने? केमिकल पोटेंशियल। अब ये जो केमिकल पोटेंशियल है बेटा, इसका एक रिलेशन है, बस एक फॉर्मूला याद रख लो। आपके सिलेबस का नो डाउट ये नहीं है, बट आप एक फॉर्मूला याद रख लो, शायद आपको आगे काम आए इसका। देखो ये जो केमिकल पोटेंशियल है, इसका एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग मोल फ्रैक्शन। ऐसा ये फॉर्मूला। व्हाट इज म्यू? म्यू इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सैंपल। मान लो वाटर, तो प्योर वाटर का केमिकल पोटेंशियल या प्योर वाटर का वोलेटिलिटी और या प्योर वाटर का फ्यूगैसिटी। ये केमिकल पोटेंशियल फ्यूगैसिटी का मतलब सिर्फ इवेपोरेशन नहीं, जमना भी, सॉलिडिफिकेशन भी कहलाएगा, फ्रीजिंग भी कहलाएगा। ओके। म्यू नॉट, सॉरी एक जगह मिस्टेक है। म्यू नॉट इज फॉर स्टैंडर्ड, मतलब प्योर के लिए। म्यू का मतलब क्या? म्यू इज सेम केमिकल पोटेंशियल ऑफ you can call it solution, or you can call it mixture, or you can call it impure sample के साथ आपके पास सिर्फ पानी था, तो जो उसका केमिकल पोटेंशियल है उसे बोलेंगे हम लोग म्यू नॉट। उसी पानी में थोड़ा सा शुगर डाल दिया या थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक, या थोड़ा अल्कोहल डाल दिया, तब जो केमिकल पोटेंशियल है दैट विल बी कॉल्ड म्यू, chemical potential of mixture or impure sample or in solution. Clear? What is x? X को in fact काय बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ x का इस्तेमाल किया हमने। x is क्या? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? जिसका केमिकल पोटेंशियल आप मेजर करना चाहते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। क्लियर? यहां से भी ये बात क्लियर हो जाएगी। मान लो आप अगर कहना चाहते हो कि सर इफ मोल फ्रैक्शन इज 0, किसका? लिक्विड का। अगर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, ठीक, इसका मतलब क्या? वो लिक्विड है ही नहीं। क्लियर है? वो लिक्विड ही नहीं, तो आपने मेजर किसका कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर हम कह दें, मतलब वी हैव नो सैंपल, लेकिन अगर हम कह दें कि दिस मोल फ्रैक्शन इज 1, अगर मोल फ्रैक्शन 1 है, तो मोल फ्रैक्शन 1 कभी किसी भी सॉल्यूशन का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों साहब? मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब क्या? वो अकेला ही टुकड़ा है। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो 2 कंपोनेंट का सम 1 है, इसका मतलब क्या? दूसरा वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो फिर है कौन? किसका मोल फ्रैक्शन 1 है? लिक्विड का। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब क्या? दूसरा वाला है ही नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या कह रहा हूं मैं कि मान लो एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, इन दोनों को जोड़ करके ही तो 1 बनाते हैं। सारे फ्रैक्शन का सम ही तो 1 होता है हमेशा। क्लियर?
तो अगर मैंने बोला इसी की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसे कैलकुलेट कर ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस दिस इज 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या 0। इसका मतलब क्या, वी हैव प्योर सैंपल, इसका मतलब प्योर लिक्विड। ठीक है, अब इसको यहां बिठा दो। अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा बेटा, ठीक, तो इस नेचुरल लॉग की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दें तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 x। कन्वर्ट कर लिया आपने मैथमेटिकली। अब ये log 10 है, बेस 10, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 0। क्या है 0। तब क्या बोलोगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू 2.303 सॉरी म्यू नॉट प्लस 2.303 RT इंटू 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो बचा क्या म्यू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये वाला पूरा टर्म गया, ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हुआ। अगर ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ तो म्यू किसके बराबर बच गया म्यू नॉट। इसका मतलब ये फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या साबित करता है कि प्योर सैंपल के लिए वैल्यू क्या है म्यू नॉट। क्लियर, प्योर सैंपल के लिए वैल्यू क्या है म्यू नॉट। क्लियर, ओके, समझिएगा यहीं से, यहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मान लो कि यह हमारे पास प्योर अल्कोहल है, वी हैव प्योर अल्कोहल मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज 1 हियर। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, इसके लिए म्यू ही क्या है म्यू नॉट है, मतलब इसका केमिकल पोटेंशियल क्या है म्यू नॉट। लेकिन अगर हम यही बोल दें कि यहां अल्कोहल है प्लस वाटर है, और मैंने आपसे बोला कि लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज 0.1, कुछ भी मान सकते हैं आप। इसका मोल फ्रैक्शन क्या मान लिया हमने 0.1, और निकाल किसका रहे अल्कोहल का ही मान लो हम निकालना चाह रहे हैं क्या केमिकल पोटेंशियल। तो आप क्या बोलोगे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT 2.303 RT log और क्या x, और x की क्या पुट कर रहे हैं 0.1। 0.1 का मतलब क्या 10 की पावर -1, और ये माइनस कहां गया यहां, तो मिला क्या वैल्यू म्यू नॉट माइनस 2.303 RT log 10। log 10 की वैल्यू क्या 1। ओके, तो म्यू की वैल्यू क्या मिल गई म्यू नॉट माइनस 2.303 RT। इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आपकी वैल्यू पुट करोगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करोगे, निकल जाएगा। इसका मतलब क्या कि सर अब ये वैल्यू जो भी मिलेगी इस सॉल्यूशन की वो 100% इससे तो कम ही है ना बेटा, इससे तो कम ही है ना, इससे तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या, इट इज प्रूव दैट सैंपल का वोलेटिलिटी या सैंपल का केमिकल पोटेंशियल या सैंपल का फ्यूगैसिटी, कौन सा सैंपल का, जब इम्प्योर मिक्सचर मतलब इम्प्योर सैंपल है, यू हैव मिक्सचर और यू हैव सॉल्यूशन, वो लेस देन किससे प्योर सैंपल से। क्लियर, इतनी बात याद रहेगी हमेशा के लिए क्या, कि जब भी आपके पास कोई लिक्विड है तो उस लिक्विड के प्योर सैंपल का जो फ्यूगैसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, और जितना उसमें मिलावट आप करते चले जाएंगे, जितना उसको इम्प्योर बनाते चले जाएंगे, उसकी फ्यूगैसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इतनी देर में, ये हम लोगों ने लिक्विड के प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है कि लिक्विड का अपना बिहेवियर क्या है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड को, इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा चैप्टर ही लिक्विड सॉल्यूशन है। तो पहले आपको सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा, तब फिर आप सॉल्यूशन तो समझ ही लोगे, फिर सॉल्यूशन का बिहेवियर तो आप समझ ही जाएंगे। सो लिक्विड का नेचर क्या होता, लिक्विड का इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता, वेपर प्रेशर क्या होता, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे। क्लियर। अब हमने बोला कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा इस चैप्टर में। अब फिर से एक बार और क्लासिफिकेशन, तो यहां पे दो टाइप में हम लोग
तो इस सॉल्यूशन को मेनली डिस्कस करते हैं। एक को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक को क्या बोलते हैं आइडियल, और दूसरे को क्या बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद होगा आपको गैसियस स्टेट में आप बोलते थे एक गैस होता था आइडियल गैस और दूसरा गैस होता था नॉन आइडियल, जिसको बोलते थे रियल गैस। तो यहां भी एक सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन कहला रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? नो डाउट। अब इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी फर्दर पार्ट हैं, तो इसके अगर आप पार्ट करेंगे तो एक पार्ट कहलाएगा नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन, इसको आप रियल भी बोल सकते हो। क्लियर? दूसरा पार्ट कहलाता रियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और तीसरा कहलाता रियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन कहे जाते हैं। कौन? नॉन आइडियल या रियल। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि ये आइडियल का मतलब क्या है और रियल का मतलब क्या है, क्या फर्क है दोनों में। तो सबसे पहले बात, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब कहा जाता है? तो जैसे वहां हम लोग बात किया करते थे गैसियस स्टेट में, एक लॉ होता था बॉयल्स लॉ, एक लॉ होता था चार्ल्स लॉ, एक लॉ था अवोगाड्रोस लॉ, एक लॉ था लुज़ैक लॉ। इन सबको मिला करके हम लोग एक इक्वेशन बनाते थे, दैट वाज आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो क्या बोलते थे? वो सारी गैसेस जो PV इज इक्वल टू nRT मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में, ऐसी गैस को आइडियल गैस कहते थे। और वो सारे गैसेस जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती या उससे डेविएट करती हैं तो उसे हम लोग रियल गैस कहते थे। और वहां भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मदद से हम लोग निकालते थे कि साहब पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन वाला कौन सा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसका ग्रेटर देन 1 है, किसका ग्रेटर देन लेस देन 1 है। क्लियर? तो यहां भी वही बात हो रही क्या? यहां तो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ की बात नहीं कर रहे, यहां एक लॉ है जिसे बोलते हैं हम लोग राउल्ट लॉ। कौन सा बोलते हैं? RAOULT, राउल्ट। एक फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट राउल्ट। तो राउल्ट साहब ने लॉ दिया, क्या लॉ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है यहां पे कि वो सारे सॉल्यूशन, वो सारे लिक्विड सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं हर कंसेंट्रेशन रेंज पे, क्लियर? ठीक, उसे हम लोग नाम देंगे आइडियल सॉल्यूशन। और वो सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते या राउल्ट